हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का अरिथमेटिक क्वेश्चंस के सीरीज में। तो हमारे लिए बेसिक से पढ़ने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है गाइस। तो मैं भरत मानगांवकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ एक अरिथमेटिक क्वेश्चंस के बंडल की एक ऐसी सीरीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने के बाद आपको आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में, जो कि नेक्स्ट मंथ में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है गाइस। तो चलिए यहाँ पे वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। अगर अब तक आपने हमारा क्लास 1 नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक अरिथमेटिक सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो वहां पे आपको उस प्लेलिस्ट में सभी अरिथमेटिक क्वेश्चंस के वीडियो दिखेंगे गाइस। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी पजल्स में तो भी आप वो वीडियो लगा के देख सकते हैं। वहां पे हमने इतने डिटेल वे में एक बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन किए कि आपको प्रैक्टिस के लिए भी काफी ज्यादा फायदा होगा गाइस। और अगर आप बिगिनर है तो आप वो सीरीज पूरी देखिए। और मैं चैलेंज करता हूँ कि ये सीरीज देखने के बाद आपको पजल्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे 500 मेंस लेवल पजल की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे मेंस लेवल रीजनिंग की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सिंप्लीफिकेशन सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक सिलोगिज्म सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है एंड एक सिलोगिज्म शॉर्ट सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो ये चारों पांचों प्लेलिस्ट आपने नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या दिया है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 9.09%। तो 9.09% की फ्रैक्शन क्या होती है गाइस? तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ 9.90%। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? यहाँ पे 1/11 होती है। अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं पता होगा तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे क्लास नंबर 1 आप जरूर देख सकते हैं। अब आगे क्या बोला है, एंड द अनदर इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। अब यहाँ पे एक दूसरा आर्टिकल है जो कि यहाँ पे 12.5% के प्रॉफिट पे बेचा है एंड ये वाला जो फर्स्ट आर्टिकल था वो लॉस पे बेचा गया था, ठीक है। अब आगे क्या बोला, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस इज 570, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 9.09% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/11 होती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, 11 का 9.09% क्या होता है, 11 का 09% यहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे 11 का 9.09% क्या होता है, 1 होता है। तो गाइज यहाँ पे हम आर्टिकल 1 लेंगे एंड यहाँ पे लेंगे आर्टिकल 2। तो यहाँ पे होगी कॉस्ट प्राइस एंड यहाँ पे होगी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे क्या बोला है, 9.09% के लॉस से बेचा है। इसका ही मतलब यहाँ पे अगर वो चीज़ 11 यूनिट की होगी तो सबसे पहले अगर 11 यूनिट की होगी तो 11 यूनिट पे 9.09% का लॉस, 9.09% का लॉस मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 यूनिट का लॉस। तो यहाँ पे 1 यूनिट के लॉस के बाद ये चीज़ उसने बेची कितने में होगी, यहाँ पे 10 यूनिट में बेची होगी, ठीक है। तभी तो उसको यहाँ पे 1 यूनिट का नुकसान हो गया होगा। 1 यूनिट का नुकसान हो गया, इसका ही मतलब क्या होगा, यहाँ पे 9.09% का नुकसान हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे 11 का 9.09% क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 11 का 9.09% क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। 1 होता है मतलब यहाँ पे 1 से नुकसान होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आई होप कि मैंने आपको यहाँ पे काफी इजी लैंग्वेज में समझा दिया होगा। अब गाइस यहाँ पे सेकंड आर्टिकल के लिए क्या बोला था, यहाँ पे 12.5% का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे CP/SP की रेशियो क्या आएगी, 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, यहाँ पे 1/8 होती है। इसका ही मतलब 8 पे 1 का फायदा हो गया है। इसका मतलब 8 की चीज़ उसने यहाँ पे 9 में बेची होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 8 यूनिट की चीज़ उसने यहाँ पे 9 यूनिट में बेची होगी। बट गाइस यहाँ पे क्या बोला था, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल आर सेम। बट यहाँ पे तो ये दोनों के दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम होगी, बट यहाँ पे तो डिफरेंट है। यहाँ पे 11 यूनिट है एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 यूनिट है। तो हमें आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2 की यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यहाँ पे सेम करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि कॉस्ट प्राइस सेम है। तो कॉस्ट प्राइस सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 11 एंड यहाँ पे 8 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मतलब क्या है, 11 के भी फैक्टर में आना चाहिए एंड यहाँ पे 8 के भी टेबल में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे CP एंड SP की रेशियो को भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा CP एंड SP की रेशियो को, ठीक है। तो हमें ऊपर वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 11 × 8 क्या होता है, यहाँ पे 88 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 88 बना देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, 8 × 11 यहाँ पे 88 होता है। तो यहाँ पे मैं 88 बना देता हूँ। ये आर्टिकल 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 2। ये हो जाएगा CP का रेशियो एंड ये हो जाएगा SP का रेशियो। तो यहाँ पे SP का रेशियो क्या मिल गया, यहाँ पे 10 × 8 क्या होता है, यहाँ पे 80 होता है एंड यहाँ पे क्या होता है, 11 × 9 क्या होता है, यहाँ पे 99 होता है। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस इज 570। तो यहाँ पे आर्टिकल 1 का सेलिंग प्राइस क्या है, 80 यूनिट है एंड यहाँ पे आर्टिकल 2 का सेलिंग प्राइस क्या है, 99 यूनिट है। तो यहाँ पे इन दोनों
दोनों में डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस है 19 यूनिट का, बट यहाँ पे तो बोला है कि डिफरेंस यहाँ पे 570 का है, तो यहाँ पे 19 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 19 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 570 हो गई, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 30 हो गई। अगर गाइज यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 30 होती है तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है आर्टिकल की, 88 है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 88 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 88 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 88 इंटू 30। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 8 3 क्या होता है, 8 3 यहाँ पे 24, एक जीरो पीछे, ठीक है, एंड फिर से 8 3 क्या होता है, 24 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 264 मिल गया, तो यहाँ पे 264 एंड ये पीछे का जीरो एज इट इज, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिला 2640। ये क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। आर्टिकल 1 की भी कॉस्ट प्राइस ये होगी एंड आर्टिकल 2 की भी ये कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है। आई होप कि मैंने ये क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा इजी लैंग्वेज में समझा दिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस। तो यहाँ पे क्या बोला है, रजनी एंड दिव्या यहाँ पे इन्वेस्ट करते 13,500 टुगेदर, द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ बोथ इज यहाँ पे 36:45, ठीक है। तो यहाँ पे उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या है, यहाँ पे रजनी होगी एंड यहाँ पे दिव्या होगी, तो यहाँ पे रजनी एंड दिव्या के प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 36 यहाँ पे क्या है 45 है। एंड गाइज यहाँ पे क्या बोला, इफ रजनी इन्वेस्टेड 6 मंथ एंड दिव्या इन्वेस्टेड फॉर यहाँ पे 15 मंथ, तो यहाँ पे इनके टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे रजनी यहाँ पे 6 मंथ के लिए तो यहाँ पे 6:2 एंड यहाँ पे दिव्या 15 मंथ के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 15 मंथ, ठीक है। अब गाइज आगे क्या बोला है, देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रजनी। तो गाइज आपको यहाँ पे एक रिलेशन पता होगा, आपने जितने भी अमाउंट इन्वेस्ट की है उससे अगर हम टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट से। आप अमाउंट एंड टाइम पीरियड बढ़ाओगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट से। अब ये कैसे, अगर आपने पहले 10 रुपीज़ एक मंथ के लिए इन्वेस्ट किए, अब आप अमाउंट बढ़ाओगे मतलब 100 रुपीज़ अब 10th मंथ के लिए इन्वेस्ट करोगे तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज, आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे अमाउंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड को इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम पीरियड इंटू यहाँ पे कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट की रेशियो को अगर मैं टाइम पीरियड के रेशियो से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे अमाउंट मिलेगी। तो गाइज यहाँ पे प्रॉफिट के रेशियो को अगर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड के रेशियो से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू मिल गई, यहाँ पे मुझे अमाउंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पे 6 6 जा, ठीक है, एंड यहाँ पे 15 3 जा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 2:1 की वैल्यू मिल गई, ठीक है, 2:1 की वैल्यू मिल गई। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब 2 यूनिट अमाउंट किसने इन्वेस्ट की होगी, यहाँ पे रजनी ने इन्वेस्ट की होगी एंड यहाँ पे 1 यूनिट अमाउंट यहाँ पे दिव्या ने इन्वेस्ट की होगी। बट यहाँ पे इन दोनों की इन्वेस्टमेंट की सम कितनी है, यहाँ पे 13,500 है। इसका मतलब है दोनों की सम क्या होगी इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पे 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट क्या होता है, 3 यूनिट होता है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 13,500 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 13,500 बना देता हूँ, तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 3 4 जा एंड यहाँ पे 3 5 जा एंड ये पीछे 2 0, तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 4500 वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो हमें क्या निकलना है, यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रजनी। तो गाइस यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रजनी कितना है, यहाँ पे 2 यूनिट है, तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4500 है, तो हमें तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इंटू यहाँ पे 4500, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 9000 वैल्यू मिल गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। यहाँ पे पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, ये हमने काफी इजी लैंग्वेज में काफी अच्छे से कर दिया है गाइज। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। अब आगे बढ़ते यहाँ पे क्या बोला है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:3। तो गाइज यहाँ पे एक रेक्टेंगल होगा, उसकी लेंथ क्या होगी, 5 यूनिट होगी एंड यहाँ पे ब्रेथ क्या होगी, यहाँ पे 3 यूनिट होगी, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज 2 मोर देन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो गाइज यहाँ पे क्या बोला है, एक ऐसे स्क्वायर की एरिया निकालना होगा जिसकी साइड क्या होगी, जिसकी साइड यहाँ पे 2 मोर होगी। 2 मोर किससे होगी, यहाँ पे ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो यहाँ पे ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, 3 यूनिट है। अगर यहाँ पे 3 यूनिट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल है तो यहाँ पे क्या बोला है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल से 2 मोर, इसका मतलब यहाँ पे साइड क्या हो जाएगी, 3 यूनिट प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, गिवन द परिमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज यहाँ पे 32, तो यहाँ पे परिमीटर क्या होगा रेक्टेंगल का, 32 होगा। अब परिमीटर मतलब क्या होता है, यहाँ पे 4 साइड होते हैं रेक्टेंगल में, तो ये चारों साइड की सम क्या होगी, यहाँ पे 32 होगी। तो आपको यहाँ पे पता होगा अगर ये साइड 5 यूनिट की है तो इसके अपोजिट साइड भी यहाँ पे 5 यूनिट की होगी, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। ये साइड अगर 3 यूनिट की है तो ये भी साइड यहाँ पे 3 यूनिट की हो जाएगी, तो ये भी साइड 3 यूनिट। तो यहाँ पे चारों साइड की सम क्या होती है, मतलब परिमीटर क्या होता है, यहाँ पे 3 + 5 क्या होता है 8, 8 + 3 क्या होता है 11, 11 + 5 क्या होता है 16, तो यहाँ पे 16
यूनिट क्या हो गया, इसका परिमीटर हो गया। बट यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे तो 32 है परिमीटर, इसका मतलब 16 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 32 हो गई। तो गाइस यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 16 2 जा 32, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू तो यहाँ पे 2 मिल गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें स्क्वायर का साइड निकालना होगा, इसका मतलब हमें 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों साइड को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे 3 यूनिट मतलब यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 6 + 2 क्या होगा, 8 होगा। इसका मतलब यहाँ पे साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होगी, 8 होगी। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया निकालना है स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, साइड 8 है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का एवरी एरिया सेम होता है। यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा एंड यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 64 स्क्वायर यूनिट। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइज। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एजेस एंड एवरेज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोला गाइज, द एवरेज एज ऑफ PQR आफ्टर 3 ईयर इज 28। तो यहाँ पे क्या बोला है, 3 ईयर के बाद इन तीनों की एवरेज एज क्या होगी, यहाँ पे 28 होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी प्रेजेंट एज लेके, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज क्या होगी इनकी, अगर मैं कंसिडर करूँगा P की, ये प्रेजेंट एज P होगी, Q की प्रेजेंट एज Q होगी एंड R की प्रेजेंट एज यहाँ पे R होगी। तो यहाँ पे 3 ईयर के बाद इनकी एज क्या होगी, P+3 होगी, यहाँ पे Q की क्या होगी, Q+3 होगी एंड यहाँ पे R की क्या होगी, R+3 होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे एवरेज का फार्मूला क्या पता है, तो यहाँ पे एवरेज का फार्मूला आपको पता होगा। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे सम ओवर n होता है। तो आपको यहाँ पे एवरेज दिया है 28, तो यहाँ पे मैं 28 बना देता हूँ। ठीक है, एंड सम क्या होगी इन तीनों के एज की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, P+3 है एंड यहाँ पे Q+3 है एंड यहाँ पे R+3 है। इसका मतलब यहाँ पे P + Q + R+ यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये 3 + 3 + 3 करूँगा तो ठीक है। एंड यहाँ पे n मतलब क्या है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, यहाँ पे 1 2 एंड यहाँ पे 3 है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 3 है, तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे PQR की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो यहाँ पे P + यहाँ पे Q + यहाँ पे R+ यहाँ पे 9 की वैल्यू क्या मिल गई। ये 3 को मैं इस डायरेक्शन लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे 3 डिवीजन में इस डायरेक्शन में मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे 3 × 28 क्या होता है, 28 3 यहाँ पे 84 84 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे P + यहाँ पे Q + यहाँ पे R की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, P + Q + R की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 84 - 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 75 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी प्रेजेंटेज मैंने क्या कंसिडर की थी, प्रेजेंटेज PQR कंसिडर की थी। 3 ईयर के बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी +3 3 इनमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी ये प्रेजेंट एज हो गई, तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट एज बना देता हूँ। तो यहाँ पे इनके प्रेजेंट एज की सम क्या हो गई, यहाँ पे 75 हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ यहाँ पे Q एंड R इज 4:3। तो यहाँ पे Q एंड R के रेशियो क्या है, यहाँ पे 4:3 है एंड यहाँ पे क्या दिया है, द एज ऑफ P इज 5 ईयर्स मोर देन द एज ऑफ R। तो यहाँ पे R के एज से P की एज क्या होगी, यहाँ पे 5 ईयर मोर होगी। इसका मतलब 3 यूनिट + 5 होगी, क्योंकि R के एज से यहाँ पे 5 मोर होगी, मतलब यहाँ पे +5 होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इन तीनों की हमें यहाँ पे क्या मिल गई, यहाँ पे रेशियो मिल गया। तो यहाँ पे हम इन तीनों का रेशियो ऐड कर देंगे, क्योंकि ये तीनों की क्या है, प्रेजेंटेज है। तो यहाँ पे इन तीनों की प्रेजेंटेज तो हमें पता है 75 ईयर्स है। तो यहाँ पे Q एंड R का रेशियो क्या था, 4 यूनिट एंड 3 यूनिट था। तो यहाँ पे इन तीनों की सम क्या आ जाएगी, इन तीनों की सम आएगी 4 यूनिट + 3 यूनिट 7 यूनिट एंड यहाँ पे 7 यूनिट + यहाँ पे 3 यूनिट क्या हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 10 यूनिट बना देता हूँ एंड ये +5। ठीक है, 10 यूनिट + 5 तीनों की सम है। बट गाइस यहाँ पे प्रेजेंट एज की सम क्या है, प्रेजेंट एज की सम इन तीनों की क्या है, 75 ईयर्स है। तो यहाँ पे मैं 75 ईयर्स बना देता हूँ। अब ये 5 मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे 10 यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई, 10 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 70 मिल गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 7 मिल गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या निकलना है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ P एंड Q 6 ईयर फ्रॉम नाउ। नाउ मतलब प्रेजेंट एज से 6 ईयर के बाद इनकी एवरेज एज क्या होगी। तो सबसे पहले P की प्रेजेंट एज निकालते हैं एंड यहाँ पे Q की प्रेजेंट एज निकालते हैं। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 7 है। तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 7, इसका मतलब 21 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे 21 + 5 क्या होता है, 21 + 5 यहाँ पे 26 होता है। तो यहाँ पे P की प्रेजेंटेज क्या हो जाएगी, यहाँ पे 26 हो जाएगी। ठीक है, तो P की प्रेजेंटेज यहाँ पे 26
26, यहाँ पे P के नीचे मैं 26 बना देता हूँ। एंड यहाँ पे Q की प्रेजेंटेज क्या है, 4 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। तो यहाँ पे Q की प्रेजेंटेज क्या है, यहाँ पे 28 है। बट यहाँ पे आपको क्या बोला है कि 6 ईयर के बाद इनकी एज क्या होगी, तो यहाँ पे 6 ईयर के बाद मतलब यहाँ पे 26 प्लस यहाँ पे 6 ईयर एंड यहाँ पे 28 प्लस यहाँ पे 6 ईयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32 एज हो जाएगी P की 6 ईयर के बाद। एंड यहाँ पे Q की एज क्या हो जाएगी 6 ईयर के बाद, यहाँ पे 34 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 32 एंड यहाँ पे 34 का हमें एवरेज निकालना है। तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे जगह बन जाए। तो यहाँ पे 32 एंड यहाँ पे 34 एंड यहाँ पे इन दोनों की सम एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ पर्सन्स है, तो हमारे पास वैल्यू किसकी मिल जाएगी, एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ पे 32 प्लस 34 क्या होता है, यहाँ पे 66 होता है एंड यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है इज इक्वल टू एवरेज है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई, एवरेज की यहाँ पे 33 वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे P एंड Q का 6 ईयर के बाद यहाँ पे एवरेज क्या होगा, यहाँ पे 33 ईयर्स होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। गाइज ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, एक एक चीज लिख के बताई, इसलिए इसमें मुझे ज्यादा टाइम लगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, आफ्टर सीलिंग अ सूट फ्रॉम यहाँ पे 1680 अ शॉपकीपर सफर्स अ लॉस ऑफ 16%। तो यहाँ पे 16% की फ्रैक्शन क्या होती है गाइज, यहाँ पे 16% की फ्रैक्शन, यहाँ पे 4% की फ्रैक्शन होती है, यहाँ पे 1/25। तो 16% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4/25 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे CP एंड SP की रेशियो क्या मिल गई, CP एंड SP की रेशियो क्या मिल गई, यहाँ पे लॉस होता है 16% का, मतलब यहाँ पे 25 पे 16% का लॉस, मतलब यहाँ पे 4 यूनिट का लॉस। तो यहाँ पे 25 पे 4 यूनिट का लॉस होगा, इसका मतलब ये चीज़ यहाँ पे कितने में बेचेगा, वो 21 में बचेगा। ठीक है, अब गाइस आगे क्या बोला है, इफ़ ही वांट्स टू अर्न 15% प्रॉफिट, अब उसे 15% का प्रॉफिट चाहिए होगा, इसका मतलब 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 20 होती है, क्योंकि 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, यहाँ पे 1/20 होती है। ठीक है, एंड 15% की फ्रैक्शन 3/20 हो जाएगी। तो यहाँ पे 20 का, तो यहाँ पे 20 का 15% तो 3 होता है, तो यहाँ पे 20 पे 15% का प्रॉफिट, इसका मतलब 20 पे यहाँ पे 3 यूनिट का प्रॉफिट। तो यहाँ पे CP एंड SP की रेशियो क्या मिल गई, CP एंड SP की रेशियो मिल गई, यहाँ पे 20 पे +3 का प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब ये चीज़ वो 23 में बेचेगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, 15% के प्रॉफिट पे तो बेचेगा, बट गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 8%। अब यहाँ पे 8% का डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देता है मतलब क्या होगा, ये मार्क प्राइस एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस की रेशियो होगी, क्योंकि आप यहाँ पे अगर कोई भी टी शर्ट खरीदने जाते होगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि टी शर्ट पे क्या रहती है, मार्क प्राइस रहती है, टी शर्ट पे मार्क प्राइस रहती है। मार्क प्राइस अगर यहाँ पे 100 होगी और आपको यहाँ पे बोला होगा कि 8% का डिस्काउंट है, अगर यहाँ पे बोला होगा कि 8% का डिस्काउंट है, इसका मतलब आपको वो चीज़ कितने में बेचेगी, मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, उस पर मार्क प्राइस तो 100 थी। ठीक है, एंड उस पर 8% का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब 8 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया 100 पे, तो वो चीज़ वो कितने में बेचेगा, वो चीज़ वो यहाँ पे 92 में बेचेगा। मतलब एज अ कस्टमर आपको 100 की चीज़ यहाँ पे 92 में मिल गई 8% के डिस्काउंट के बाद। तो यहाँ पे डिस्काउंट दिया होगा, इसका मतलब वो रेशियो किसके बीच में होगी, यहाँ पे मार्क प्राइस के बीच में होगी एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस के बीच में होगी। मतलब यहाँ पे 100 की चीज़ आपको यहाँ पे 92 में बिक रही है। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद, तो यहाँ पे डिस्काउंट मतलब 100 यहाँ पे 92। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, तो यहाँ पे बोला है कि 8% का डिस्काउंट दिया है, तो 8% की फ्रैक्शन क्या होती है गाइस, 8% की फ्रैक्शन तो यहाँ पे 2/25 होती है, क्योंकि 4% की फ्रैक्शन 1/25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि 25 पे 8% का डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 25 पे 8% का डिस्काउंट, इसका मतलब 25 का 8% क्या होता है, 2 यूनिट होता है। तो 8% का डिस्काउंट मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 यूनिट का डिस्काउंट, डिस्काउंट देके ये चीज़ कितने में बेचेगा, वो 23 में बेचेगा। तो यहाँ पे कस्टमर पे मार्क प्राइस पे, तो यहाँ पे मार्क प्राइस पे 2 यूनिट का डिस्काउंट, इसका मतलब 25 पे 2 यूनिट मतलब 8 यूनिट का डिस्काउंट, तो वो चीज़ बेचेगा वो 23 में। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क प्राइस एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस की भी रेशियो मिल गई। तो गाइज यहाँ पे पहले 15% के प्रॉफिट पे उसने बेची, फिर उसने यहाँ पे 8% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 8% का डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ पे CP SP एंड MP की रेशियो क्या मिल जाएगी मुझे, तो यहाँ पे दोनों जगह पे SP तो सेम है, तो ये दोनों रेशियो को मैं इक्वल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे CP SP एंड यहाँ पे MP की रेशियो क्या मिल गई, यहाँ पे MP क्या है 25 है, तो यहाँ पे MP की 25 एंड यहाँ पे MP इस टू SP की, तो यहाँ पे MP इस टू SP की क्या है 25 23, तो यहाँ पे भी 25 23 है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे क्या बोला है आपको, व्हाट विल बी द मार्क प्राइस, तो यहाँ पे मार्क प्राइस कितने पे हुआ, मार्क प्राइस ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे होता है।
अगर ये टी शर्ट दुकानदार ने 80 रुपये में लाई होगी तो उसने मार्कअप कितने का किया, मतलब यहाँ पे मार्क प्राइस क्या है 100 है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे, मतलब उसकी लागत क्या है यहाँ पे 80 रुपये है। 80 रुपये से उसने यहाँ पे 100 रुपीज़ कर दी, इसका मतलब 20 रुपीज़ से मार्कअप किया। ठीक है, तो यहाँ पे मार्कअप कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना कर दिया, यहाँ पे 20 यूनिट से उसने 25 यूनिट कर दिए, इसका मतलब यहाँ पे 20 यूनिट से 25 यूनिट मतलब यहाँ पे ओवरऑल कितने बढ़ा दिए उसने 5 बढ़ा दिए, तो यहाँ पे 5 बढ़ा दिए यहाँ पे 20 पे, तो 100 पे कितना, तो यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज पता चल जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 5 का 4 टाइम्स, ठीक है, तो 1/4 की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 25% वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे मार्कअप कितने परसेंट का है, यहाँ पे मार्कअप है यहाँ पे 25% का। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। तो यहाँ पे क्या दिया है, अ मैन कवर्स यहाँ पे 360 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 120। तो गाइज आपको यहाँ पे फार्मूला पता होगा, यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, एंड यहाँ पे क्या दिया है, स्पीड दिया है। तो आपको यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 360 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे 360 किलोमीटर 120 की स्पीड से, तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, यहाँ पे 3 आवर टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे 3 आवर टाइम लग गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, नेक्स्ट 480 किलोमीटर, तो यहाँ पे नेक्स्ट 480 किलोमीटर कितने की स्पीड से, यहाँ पे 80 के स्पीड से, तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 6 आवर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, नेक्स्ट 140 किलोमीटर एट 70 के स्पीड से, तो यहाँ पे नेक्स्ट 140 किलोमीटर एट 70 के स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम क्या मिल गया, हमें 2 आवर टाइम मिल गया। ठीक है, मतलब एक ड्राइवर होगा वो क्या करेगा, कार चलाता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों स्टेप में ये डिस्टेंस कवर करता होगा। तो फर्स्ट डिस्टेंस यहाँ पे 360 है, सेकेंड डिस्टेंस यहाँ पे 480 है, एंड थर्ड डिस्टेंस यहाँ पे 140 है। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते समय यहाँ पे स्पीड कितनी की है, 120 के। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते समय यहाँ पे स्पीड कितनी की है, यहाँ पे स्पीड है 80 की। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते समय यहाँ पे स्पीड कितनी है, यहाँ पे स्पीड है यहाँ पे 70 की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ का हमने टाइम निकाल लिया, यहाँ का टाइम है 3 आवर, तो यहाँ पे मैं 3 आवर बना देता हूँ। यहाँ का टाइम क्या है 6 आवर, तो यहाँ पे मैं 6 आवर बना देता हूँ। यहाँ का टाइम क्या है, यहाँ पे 2 आवर, तो यहाँ पे मैं 2 आवर बना देता हूँ। अब हमें निकालने के लिए क्या बोला है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे निकालने के लिए क्या बोला है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। तो यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड निकालनी होगी। इतना डिस्टेंस का स्पीड यहाँ पे 120 है, इतना डिस्टेंस का स्पीड यहाँ पे 80 है, एंड इतने डिस्टेंस का स्पीड यहाँ पे 70 है। बट हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है गाइज, यहाँ पे एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पे 360 प्लस 480 क्या होता है, यहाँ पे 360 प्लस 140 क्या होता है, यहाँ पे 500 होता है, एंड यहाँ पे 500 प्लस 480 क्या होता है, यहाँ पे 980 होता है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 980, एंड टोटल टाइम क्या हो गया, यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 6 9 प्लस यहाँ पे 2 क्या होगा 11 होगा, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या मिल गई हमें, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे 11 8 जा। ठीक है, 11 8 जा जाएगा, 11 8 जा कितना होता है 88 होता है। अब यहाँ पे कितने बचे 10 बचे, एंड यहाँ का 0। अब यहाँ पे 11 9 जा क्या होता है 99 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर 1 बचा, एंड यहाँ पे नीचे 11, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 89 1/11 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये क्या होगी, इसकी एवरेज स्पीड होगी जो कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइज। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है द रेशियो ऑफ बी सी। तो यहाँ पे बी एंड सी की रेशियो क्या होगी, यहाँ पे 3:7 होगी। एंड रेशियो ऑफ ए बी, तो यहाँ पे ए एंड बी की रेशियो क्या होगी, यहाँ पे 5:3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बी की रेशियो दोनों जगह पे सेम है। तो यहाँ पे A:B:C की रेशियो क्या मिल गई, यहाँ पे 5 3 एंड 7 मिल गई। तो यहाँ पे 5 3 एंड 7 मिल गई। तो यहाँ पे क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज 120। बट यहाँ पे ए एंड सी का डिफरेंस कितने का है, 5 यूनिट माइनस 2 यूनिट, 7 यूनिट क्या होता है, यहाँ पे 2 यूनिट होता है। बट यहाँ पे तो डिफरेंस यहाँ पे 120 का बोला है। तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 120 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 60 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ बी एंड सी। तो यहाँ पे बी एंड सी का सम क्या होता है, 3 यूनिट प्लस 7 यूनिट क्या होता है, यहाँ पे 70 यूनिट होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 60 है। तो यहाँ पे 70 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 70 × 60। तो यहाँ पे हमें मेरे पास आंसर क्या मिल गया, यहाँ पे 42 एंड यहाँ पे 00। तो यहाँ पे 4200। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101%
101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइज। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेंडर बना देता हूँ, 1 मिनट रुकिए गाइज। यहाँ पे सिलेंडर कहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सिलेंडर बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर। तो यहाँ पे रेडियस क्या होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे हाइट क्या होगी। तो यहाँ पे हाइट ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रेडियस है 21, तो यहाँ पे मैं रेडियस बना देता हूँ 21। हाइट क्या है, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे हाइट हो जाएगी 15। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं गाइज, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा गाइज, सबसे पहले हमें एरिया ऑफ यहाँ पे सर्कल निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट, तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल की इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। एंड गाइज एरिया ऑफ सर्कल को अगर मैं ये हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यस से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे 7 3 जा 21। और गाइज यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 22 3 जा क्या होता है, यहाँ पे 66 होता है, इंटू 21 इंटू यहाँ पे 15, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे 66 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे 11 इंटू 6 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 11 इंटू 6 एंड 6 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, यहाँ पे 15 6 जा क्या होता है 90 होता है, एंड ये 21 एज इट इज़। तो यहाँ पे 21 9 जा क्या होता है गाइज, 21 9 जा यहाँ पे 1 8 9 एंड यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों की जगह पे ये आ गया। अब इसे मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक तो मुझे पता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, ये 0 को बाद में कंसीडर करूंगा, ये 3 यूनिट हो गए एंड 0 में बाद में दे दूंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है 1 है, यहाँ पे लास्ट का डिजिट क्या है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे स्पेस देके 9 लिखूंगा। अब आपको यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ यहाँ पे एडिशन करते समय जाना है। तो यहाँ पे 9 + 8 क्या होता है, यहाँ पे 17 होता है, तो यहाँ पे मैं 7 लिखूंगा एंड यहाँ पे 1 कैरी, ठीक है। अब यहाँ पे 8 + 1 क्या होता है 9 होता है एंड ये 1, 9 + 1 क्या होता है 10 होता है, ठीक है। 10 का ये 0 एंड यहाँ पे ऊपर 1, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे वैल्यू मिल गई 20 एंड यहाँ पे 79। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम क्या मिल गया 2079 यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। आज हमने बहुत क्वेश्चन किए गाइस। आई होप कि आपको आज क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। आपके लिए सब्सक्रिप्शन शेयरिंग सब फ्री है गाइस, बट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन है गाइस। ऐसे क्वेश्चन आपको किसी भी पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ाए जाएंगे इतने डिटेल वे में, इतने इजी एक्सप्लेनेशन के साथ एंड इतने फास्ट वे में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए। महादेव आपकी रक्षा करे। जय सिया राम। स्टे ट्यून विद अस। टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।